विचार। काफी बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रही है कि टेस्ट होने के बाद भी ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई। तो वर्ण विचार पढ़ने के लिए, अब ये वर्ण विचार है क्या? तो व्याकरण के जो पिछले वाले लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उस व्याकरण के पहले अंग को हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय कितना है? अध्याय 2। अब पहला चीज है कि वर्ण विचार कहते किसे हैं? तो भाषा का मूल आधार क्या होती है? वर्ण विचार। भाषा का मूल आधार यानी कि वर्ण भाषा की मूल इकाई है। कोई भी भाषा हो उसके लिए उसका वर्ण ही क्या है? मूल इकाई है। अब यहाँ पे हिंदी है इसलिए हम आप वर्ण कह रहे हैं। इंग्लिश होता तो क्या होता? लेटर होता। मैथ होता तो क्या होता? अंक होता। किस सब्जेक्ट में देखो, अगर अंक नहीं रहे तो संख्या बनेगी, अगर लेटर नहीं रहा तो वर्ड बनेगा, अगर वर्ण नहीं रहा तो शब्द बनेगा। तो क्या हिंदी भाषा आएगी? नहीं आएगी। तो अब कह रहे हैं कि वर्ण क्या है? भाषा की मूल इकाई है। वर्ण विचार कहते किसे हैं? तो वर्ण विचार के अंतर्गत यानी कि इस अंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस वर्ण के अंतर्गत क्या किया जाएगा? अंतर्गत वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा उच्चारण प्रयोग नहीं करते हैं, उच्चारण प्रयोग तथा मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। अब कोई पूछे आपसे वर्ण विचार किसे कहते हैं? बता देंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण है। इस अंग के अंतर्गत वर्णों के भेद, उनके उच्चारण प्रयोग तथा मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे जब इसमें आता है तो वर्ण विचार के बाद हमारा क्या टॉपिक आएगा? अब वर्ण विचार के बाद आएगा यहां पर वर्ण। क्या? वर्ण। क्योंकि वर्ण विचार तो कह दिया। अब पीछे वाले क्लास में आपने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहेंगे? वेरी गुड। वह छोटी ध्वनियां जिनका खंडन या टुकड़ा न किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब वर्ण के बाद क्या आता है? वर्ण के बाद आता है हमारा, अब वर्ण में क्या है? वर्ण में किसका टुकड़ा नहीं किया जाएगा? वर्ण में स्वर का टुकड़ा नहीं किया जाएगा। पहला, स्वर का टुकड़ा नहीं किया जाएगा, यानी कि अ से अह तक
अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि स्वर क्या होता है। स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि स्वर क्या है। स्वर क्या है? अ से अह तक। अ से अह तक ये नहीं तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्र हैं। ये क्या है? स्वतंत्र हैं। ये अपने आप किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं। ये एकदम मनमौजी हैं। इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि ये किसी के सहयोग से नहीं खड़ा होंगे, ये अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। यानी कि स्वर जो होते हैं किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं। लेकिन अब दूसरा वर्ण में आता है व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं ना, ये सहयोग से बोले जाते हैं। किसके सहयोग से बोले जाते हैं? स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं। अब स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं तो बेटा बताओ कि क्या ये क का टुकड़ा किया जाएगा कि नहीं? ये क का टुकड़ा किया जा सकता है। तो क्या ये क वर्ण है? क्या क को वर्ण कह सकते हैं? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसका टुकड़ा किया जा सकता, और जैसे ही इसको तोड़ेंगे बेटा तो यह पे क्या आएगा? क हलंत अ। यानी कि ये क बना कैसे? क हलंत जमा अ। इसके मेल से बना क्या? क। जब ये इसका टुकड़ा किया गया तो ये तो परिभाषा के हिसाब से ये परफेक्ट बैठा नहीं बैठा ना, क्योंकि इसका टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो जितने स्वर रहित व्यंजन हैं, जितने स्वर रहित व्यंजन हैं, वो सबके सब क्या हैं? वर्ण है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? अब स्वर रहित व्यंजन निकालने के लिए समझ में आया? यानी कि किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देना। हलंत क्या होता है? किसी व्यंजन के नीचे खींची गई तिरछी रेखा को क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। जब कोई व्यंजन के नीचे अगर तिरछी रेखा खींची जाती है, उसी तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। अभी किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब बेटा यहीं पे एक चीज आती है, अक्षर। क्या आता है? अक्षर। तो अक्षर की भी चर्चा कर लें। यहां पे किसी को दिक्कत है? मिटाएं? अब देखिए इसमें क्या आ गया? अक्षर। अब अक्षर क्या होता है? वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में कर दिया जाए। वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए, उससे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए, उसे अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब यहां पे क्या है? जितने स्वर हैं, स्वर क्या हैं? अक्षर है। स्वर भी क्या है? अक्षर हैं। यानी कि अ से अह तक। अब यहां पर बेटा क्या आएगा? व्यंजन में क्या आएगा? तो व्यंजन में आपका आ जाएगा स्वर सहित, यानी स्वर के साथ जो है। अब ये हमारे क से ज्ञ तक, ये क से ज्ञ तक क्या है? अक्षर है, ना कि वर्ण है। वर्ण कब कहलाएंगे? जब हलंत लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये अक्षर भी है और वर्ण भी है। समझ में आया कुछ? अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है?
तो अगला क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि बेटा ये बताओ कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। क्या पूछा जा सकता है, क्या अंतर है? चलिए कौन बताएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी ने बताया कि वर्ण का खंडन किया जा सकता है लेकिन अक्षर का खंडन नहीं किया जा सकता। तो अगर अक्षर का खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो अक्षर का क्या है। अब दूसरा है, इसके डिफिनीशन के आधार पे कह सकते हैं कि वर्ण जो होते हैं इनके खंडन किए जा सकते हैं और अक्षर जो होते हैं श्वास के एक ही झटके में बोले जाते हैं। समझ में आया? तो एग्जाम्पल उदाहरण देके और भी बता सकते हैं कि इधर लिख देंगे स्वर रहित वाले और इधर लिख देंगे स्वर सहित वाले। जो स्वर सहित वाले हैं वो क्या है? अक्षर है, और जो स्वर रहित वाले हैं वो क्या है? वर्ण है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलो आगे चले। अगला है बेटा यहां पे अब आता है वर्ण विच्छेद। क्या आता है? वर्ण विच्छेद क्या होता है? कौन बताएगा? चलिए बताइए। जब वर्ड और ध्वनि को ज्ञात किया जाए। बताओ। जब किसी शब्द को खंडित किया जाए और वर्ण या ध्वनि को ज्ञात किया जाए। हाँ, वेरी गुड। जब किसी शब्दों को खंडित किया जाए, जब किसी शब्दों को खंडित किया जाए, और उनके ध्वनि तथा वर्णों की संख्या ज्ञात की जाए, तो जाए, कॉमा लगा दे, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरणतः क्या गधा। चलो गर्दन करते हैं। क्या है? गर्दन। अब गर्दन में क्या है? गर्दन का वर्ण विच्छेद बताएं। कितनी ध्वनियां हैं? कितनी है? तो 2 गो इसमें मिलेगी और 2 गो इसमें मिलेगी और 3 गो इसमें मिलेगी। जहां पर रेफ पदेन आ जाए वहां पर कितनी ध्वनियां पाई जाएगी? 3। जहां पे रेफ पदेन आए वहां पे 3 ध्वनियां पाई जाएगी, और जहां पर मात्रा आए वहां पे 2 ध्वनियां पाई जाएगी। जहां पे मात्रा नहीं आए वहां पे भी 2 ध्वनियां पाई जाएंगी, और जहां पर आधा हो वहां पर 1 ध्वनियां पाई जाएगी। अब यहां पर देखिए कि यहां पे 3 ध्वनियां कैसे पाई जाएगी, इसका खंडन कैसे होगा। तो बेटा यहां पर देखो, ग जमा अ क्या बना? ग र द न। तो र पहले आया, र जमा द जमा अ जमा न जमा अ। बताओ बेटा कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये हमारी क्या हो गई? वर्ण विच्छेद। जैसे है मेला। मेला में पूछा, मेला आने वाला है ना,
किसका मेला? चलो तो बताओ, दुर्गा मेला, यानी कि आप बताएं कि इसमें बताओ दुर्गा पूजन मेला। अब दुर्गा पूजन मेला में कितनी ध्वनियां हैं? इसमें सीधे क्या करना है, जिसके साथ मात्रा हो 2 गो, जिसके पास रेफ हो 3 गो, जिसके पास मात्रा हो 2 गो, जिसके पास मात्रा नहीं हो 2 गो, और 2 गो 2 गो 2 गो, सबको गिन दो। कितनी आ गई ध्वनियां? ध्वनियां आ गई 15। इसका विच्छेद करें तो कैसे होगा विच्छेद? तो विच्छेद करने के लिए द हलंत जमा उ, क्या है, जो मात्रा है उसके स्वर को लिख देना है। ठीक है, अब ये मात्रा क्या हुआ, स्वर आ गया। इसके बाद रेफ है, रेफ का मतलब क्या है, आधा र है, ग आ गया, इसके साथ क्या है, आ है, आ गया दुर्गा। इसके बाद प जमा ऊ है, बड़ा ऊ है, पू, ज जमा अ जमा न जमा अ, क्या हो गया, दुर्गा पूजन। अब मेला है, म जमा क्या है, ए जमा ल जमा आ, क्या आ गया, मेला। क्या हुआ, दुर्गा पूजन मेला। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? चले आगे। आपके 2 फायदे होंगे। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया वो कहां जाएगा, YouTube पे जाएगा, वहां पे डालेगा रुद्रा नवोदय एकेडमी डालेगा तो क्या आ जाएगा, या आप माइक से बोलेंगे रुद्रा नवोदय एकेडमी तो क्या आएगा, आपका साइट खुल जाएगा, यूट्यूब पे आपका ये क्लासेज आ जाएंगे। तो आराम से आप लिख भी सकते हैं और आराम से आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि तो मोबाइल चलाने में बड़ी एक्सपर्ट हैं आप लोग। यस या नो? है ना? है कि नहीं? पहला पॉइंटली आपका होना चाहिए कि आपको क्लास में ही इस तरीके से पढ़ लीजिए कि क्लास में ही आपको क्या हो, समझ में आ जाए। ये कितने बार पढ़ाया गया, टेस्ट लिया गया, फिर भी कंडीशन सही नहीं है, तो अब दूसरा ना कोई रास्ता तो होगा जिससे आपको और भी बेनिफिट मिले। और सबसे ज्यादा आप समय कहां बर्बाद करते हैं, मोबाइल पे। पापा आए नहीं, मोबाइल रखे नहीं, तब तक मोबाइल उठ गया। केवल मौका का तलाश रहता है कि पापा या मम्मी थोड़ा सा हटे कि मोबाइल हाथ में आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खाने के लिए जाएंगे तो मोबाइल, कोई काम करेंगे तो मोबाइल, यानी बिना मोबाइल के वो काम कर ही नहीं सकते। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि भैया ये कौन है, अब जो है वो जान रहा होगा क्या, अगर है तो सुधार लें क्योंकि ये अच्छी सी चीजें नहीं है। अभी समय आपका क्या है, पढ़ने का। आप अच्छे से पढ़िए, इतना बेहतर पढ़िए कि जब आप बड़े हो ना तो मोबाइल रखे तो 2-2 लाखों का, 2-2 लाख 5-5 लाख का मोबाइल रखे। 10-20 का मोबाइल क्या रखना है, लाखों का मोबाइल रखो। ये लोग देखे तो कहेंगे हाँ भैया स्टेटस है। वो स्टेटस कहां से डेवलप होगी, वो आपकी पढ़ाई से डेवलप होगी। आप उस तरीके से पढ़िए कि आप बेहतर एजुकेशन लीजिए, बेहतर जॉब पाइए, बेहतर घर बनाइए, बेहतर समाज का निर्माण कीजिए। जब आप बेहतर होंगे तो देश भी हमारा क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बेवकूफ होंगे तो देश कहां जाएगा, गर्त में। तो एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो देश का बेहतर निर्माण करता है, और निर्माण करने का कार्य किस पे सौंपा जाता है, 2 लोगों पे। एक तो होता है बेचारा अध्यापक और दूसरा होता है
आपके समान बंदर, यानी बच्चे इक्वल टू बंदर। जैसे बंदरों को कितना भी समझाओ वही करने वाला है, लेकिन वही एक बंदर जब पालतू बन जाता है तो मदारी जैसे चाहता है वैसे ना चाहता है। तो बेटा पहले आपने आप को पहचानो, आप जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को पूरा करो, आगे का लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें क्या करना है। अब ये नहीं कि मम्मी ने कहा बाजार जाओ, चल दिए बाजार, मम्मी तो बताई नहीं किस लिए बाजार जाओ, बताई नहीं बताई, तो अब एक बाजार नहीं 10 बाजार घूम के आओ। तो ठीक वैसे ही कंसेप्टेड मम्मी पापा ने आपने क्या कहा, बेटा स्कूल जाओ। अब स्कूल किस लिए जाओ नहीं पता है। अब कुछ लोग आते हैं स्कूल आते हैं केवल टोटरम पूरा करने के लिए, कि मम्मी पापा के डर से कि अगर घर पे रहेंगे तो मार खाएंगे, चलो स्कूल चलते हैं। अब स्कूल आकर वो क्या करते हैं, क्लास खाली रहे या टीचर थोड़ा बाहर चले जाए तो पीछे मुड़ मुड़ के बतियाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है, उसको गोल नहीं है, उसका गोल ही नहीं है कि वो क्या करना है। बेटा आपके पास गोल है, आपके पास जो उम्र है 10 से 12 साल, 10 से 12 साल, इसमें आपके पास एक एग्जाम दिए गए हैं। इस एग्जाम के बल पे आप जाइए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। अब इस एग्जाम में कौन से आ जाते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, विद्या ज्ञान है, सैनिक स्कूल है, अटल आवासीय है, ठीक है, जिसमें से 3 विद्यालय क्या हैं, फ्री है। 3 विद्यालय क्या करते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और ये जो है क्या करता है, आपसे पैसा लेकर एजुकेशन देता है। एक और भी विद्यालय है, क्या है, CHSS, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ये भी क्या करते हैं, ये भी आपसे शुल्क लेके एजुकेशन देते हैं। अब ये जब आप पढ़ने में अच्छे हैं तो विद्यालय में अगर चले गए 3 विद्यालय में, तो 3 विद्यालय में जाने का मतलब जानते हो बेटा, कि सैनिक स्कूल में यही पढ़ाई आपको मिलेगी और ये भी पढ़ाई यही मिलेगी। लेकिन सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, लगभग 1,52,000, 53,000, 54,000, 56,000 केवल 1 साल की फी होती है जो आपके गार्जियन को देना होगा। वहीं नवोदय आपसे क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा देगा, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री देगा। तो बताओ अगर 7 साल में अगर 1,52,000 से गुणा किए या 1 लाख से ही गुणा किए, अगर तुम्हारे माँ बाप का 1 लाख रुपया 1 महीने में खर्च, 1 साल में खर्च होता है, तो नवोदय आपको 7 साल फ्री देगा। तो कितना पैसा बचाओगे, 7 लाख रुपया। यही 7 लाख रुपया जब आप हायर एजुकेशन लोगे तो उस हायर एजुकेशन में आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी आपका जो समय है बढ़िया से पढ़िए कि आप भी इन विद्यालयों में चयन कीजिए। नवोदय है, विद्या ज्ञान है, सैनिक स्कूल है, अटल आवासीय है, और आप अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का नाम क्या कीजिए, आगे कीजिए। नाम करना है या बदनाम करना है, बताओ बेटा, कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है? हाँ, नाम करना है, लग तो नहीं रहा। चले अपने टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। क्या है बेटा, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। इसके दूसरे में भी कहा जा सकता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब ये वर्णमाला है क्या, व्यवस्थित क्रम है क्या, सुव्यवस्थित क्या क्रम है? तो सुव्यवस्थित क्रम क्या है, तो सुव्यवस्थित क्रम को देखें। सुव्यवस्थित एक बेहतर
वर्णमाला लिखने के लिए पहले आपके सुव्यवस्थित तरीके आपको आने चाहिए। अब सुव्यवस्थित तरीका क्या है? अब बहुत सारे बच्चों से पूछोगे या कहोगे कि भैया आप वर्णमाला लिख कर दिखाओ, तो वो गलत लिख कर दिखाएगा, क्योंकि सही तरीका वो आपको नहीं लिख पाएगा। नहीं विश्वास होगा तो आप अपने थोड़े से आपसे जो बड़े भैया दीदी होंगे उनसे पूछिएगा कि दीदी थोड़ा वर्णमाला लिख दीजिए। अब जो हम वर्णमाला बता रहे हैं या वो जो वर्णमाला लिखेंगे, दोनों क्या एक समान होंगे? किसका गलत होगा, किसका सही होगा, यह आप खुद देखिएगा। चले, अब वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? स्वर। स्वर में उच्चारण देखना है, तो उच्चारण हम कैसे करेंगे? पहला चीज है कि जैसे आप नर्सरी में कर रहे थे, एलकेजी में कर रहे थे, यूकेजी में कर रहे थे, यानी अ से अनार, आ से आम, छोटी इम से इमली, बड़ी से ईख। तो ऐसे उच्चारण हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्या हुआ है? बढ़ गया है। जब लेवल बढ़ गया है तो वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। क्या हुआ? ओह, क्या मजा आ गया। अब चलते हैं कहां? व्यंजन पे। व्यंजन में पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग और छठा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। छठा ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। इसका बहुते नाम है, ये ना टुट्टा बहुत नाम लेकर रखा है। क्या क्या रखा है? अतिरिक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, एक ही का 4 गो 5 गो नाम है। अब उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ दे निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, निम्न में से कौन सा नवविकसित व्यंजन है, निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, और आप तो देख रहे हैं कि अतिरिक्त व्यंजन जान रहे हैं। अतिरिक्त व्यंजन का ही अलग अलग नाम है। अतिरिक्त व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब यहां पर देखिए कि ये हमारे क्या हो गए? पार्ट हो गए। अब वर्णमाला लिखने का सही तरीका क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। अब बहुत सारे महोदय ऐसे होते हैं, ये जो बिंदी है ना नीचे लगा देते हैं। अगर बिंदी अगर आप नीचे लगा देते हैं तो गलत क्या हो जाएगा? सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा। अब इसका ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में ताल विस, मूर्धानि स, दांति स, ह। संयुक्त व्यंजन में कछत, त्र, ज्ञ और स्र। और अतिरिक्त व्यंजन में द और ध। इस प्रकार से बेटा हमारा पूरा का पूरा वर्णमाला क्या होता है? कंप्लीट होता है। और वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्णमाला की कितनी संख्या होती है? 52। अगर आप आपसे कोई कहे कि वर्णमाला लिखे तो गलत लिखेंगे? हाँ, सही लिखेंगे। तो ये हमारा वर्णमाला का सही क्रम है। और इस तरीके से गिनेंगे ना
तो बेटा यहाँ पे देखो ये स्वर कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। ये कचटप्पा 25 और ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 2, बेटा जोड़ो आ जाएगा 52। आया कि नहीं? इसी तरीके से वो पूरा वर्णमाला क्या हो गए 52। अब इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को अगले वाले वीडियोज में जो हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में जो देखेंगे वो हमारा होगा यानी कि वर्णमाला के आगे का भाग। यानी वर्णमाला के आगे के भाग में क्या देखेंगे, वर्णों के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णों के वर्णमाला को कितने भेद होते हैं 2, वर्णों के आधार पे 3, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है 11, स्वर की कुल संख्या कितनी होती है 13, और योगवाह कितने होते हैं 2, और स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, व्यंजन के भेद 3, स्वर के भेद 3, ठीक है। तो ये सारी चीजें पीछे यानी कि आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसमें और भी देखेंगे स्वर के किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, हाँ, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अच्छा लगा? व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। घरे पे पढ़ना लिखना तो है नहीं, किताब तो खुलना है नहीं, बस गए बैग फेंके, होमवर्क जो मिला है वो किए और फिर बैग उठाए स्कूल चले आए। याद करने का काम आपके पिताजी का होगा और आपके माताजी का होगा, और उनसे भी अगर बच जाए तो शेष काम हम लोग का होगा। हम लोग याद करके आ ही रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, तो पेपर भी हम ही लोग लिख देंगे। क्या है, सही है कि नहीं? तुम लोग को नहीं लग रहा है कि तुम लोग गलत कर रहे हो? लग रहा है कि नहीं कि गलत कर रहे हो? गलत है कि नहीं है? तो याद करेगा कौन? तुम्हारा पड़ोसी, हाँ, कौन याद करेगा? अगर पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो झूठ मूठ का समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? पढ़ाई छोड़ो, आराम से घरे रहो, दिन भर खेलो कूदो। क्या उससे तुम्हारा निर्माण होगा? उससे तुम बेहतर बनोगे कि पढ़ने से बेहतर बनोगे? तुम्हारा सबसे क्लोज मित्र कौन है? जो सच्चा मित्र है, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक जियोगे तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वह है शिक्षा। अगर आप सच्चे मित्र की वैल्यू नहीं रखते हैं तो बेटा बताओ तुम्हें तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारे माँ बाप भी तो साथ नहीं देंगे, किसी के माँ बाप उसके साथ नहीं रहते हैं। एक समय आता है कि जो सबको एक समय के पश्चात जाना पड़ता है, लेकिन शिक्षा जो है आपके साथ तब छोड़ती है जब आप अंतिम क्षण विदा लेते हैं, यानी जब आप चिता पे होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब चिता पर होता है तब उसका ज्ञान क्या करता है? उसका साथ छोड़ता है। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या को हल करने में कौन सहयोगी होता है?
आपका ज्ञान। तो बेटा ज्ञान को अर्जित करने में शर्म किस बात की है? आपको शर्म होनी चाहिए ज्ञान अर्जित करने में। हाँ, तो अपने आप से कहो कि हमें पढ़ना है, हमें शिक्षित बनना है, अपने ज्ञान को अर्जित करना है। क्योंकि पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सीखना सबको अच्छा लगता है। आज आपने क्या सीखा? क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? एक साथ बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। तो कितने लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा? चलो देखते हैं अगले टेस्ट में। जब टेस्ट लिया जाएगा अगला, तो इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग अच्छे किए। ठीक है।